स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल चुनाव में वोटिंग में लगभग 70 घंटे बाकी हैं। प्रचार का शोर थमने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और इन्हीं 24 घंटों में होड़ सबसे बड़े मुद्दे की। आखिरी वक्त में जो भी पार्टी अपने मुद्दे को मजबूती से स्टैब्लिश कर पाएगी, चुनाव का रुख बहुत हद तक उसकी तरफ मुड़ जाएगा। यही वजह है कि फाइनल राउंड की फाइट अब उन मुद्दों को लेकर है जो हार जीत तय करेंगे। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है योगी मॉडल। बीजेपी के लिए चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है और इस चुनाव का दारोमदार बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर है, जिसमें सबसे अहम नाम योगी आदित्यनाथ का भी है, जो बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खास तौर पर उन मुद्दों को हिट कर रहे हैं जिससे हिंदू वोट एकजुट हो। फॉर्मूला वही है जो हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में हिट साबित हो चुका है। योगी बंगाल में हिंदुत्व वाली पिच तैयार कर चुके हैं। योगी यूपी वाला मॉडल दिखाकर हिंदुओं को साध रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे यूपी में जय श्री राम की गूंज है, वैसी ही गूंज बंगाल में भी सुनाई देगी। जैसे हिंदू त्योहार यूपी में उत्सव की तरह मनाए जाते हैं, वही उत्साह बंगाल में भी दिखेगा। जैसा इलाज गुंडे माफियाओं का यूपी में होता है, वैसा ही बंगाल में भी सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। योगी कह रहे हैं कि बंगाल मां काली की धरती रहेगी, इसे काबा नहीं बनने देंगे। योगी नारा दे रहे हैं कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। यानी योगी की लाइन लेंथ क्लियर है, जिससे हिंदू वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे। ऐसा हुआ तो बंगाल का चुनाव पलट सकता है। हालांकि कोशिश दीदी भी कर रही हैं। ममता अपने काम से ज्यादा केंद्र सरकार की नाकामी बताने में व्यस्त हैं। बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर आग बबूला है। अब सवाल यह है कि इन आखिरी निर्णायक घंटों में बंगाल के वोटर्स के दिल में कौन उतरेगा। सवाल यह भी कि योगी का हिंदुत्व चलेगा या ममता का मैजिक बरकरार रहेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज योगी आदित्यनाथ ने अपने बंगाल की रैली में कैसे यूपी मॉडल का जिक्र किया। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है। यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था। गुंडागिर्दी चरम पर थी। लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। इस बात को तय करना होगा। बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनाव की लाइन और लेंथ तय की है, क्योंकि बंगाल में इस बार का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हिंदू वोट किधर जाएगा। अगर हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो क्या यह चुनाव पलट जाएगा? ये मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाती हूं और आपको बताती हूं कि पश्चिम बंगाल का जो धर्म कांटा है वो क्या कहता है, पश्चिम बंगाल की वोट किस तरीके से विभाजित होते हैं। पहले पश्चिम बंगाल का ताना बाना समझ लीजिए। 70.5% हिंदू बंगाल में है, जबकि मुस्लिम की बात करें तो 27% मुसलमान वोटर्स पश्चिम बंगाल में हैं। ईसाई की बात करें तो 0.72% ईसाई हैं और बौद्ध 0.31% बौद्ध धर्म के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। लेकिन सियासत हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती है। अब इन वोटों का विभाजन कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूं। मुस्लिम आबादी 50 से 85% अगर मिलती है टीएमसी को तो 32 सीटें टीएमसी जीत जाती है। यह आंकड़ा 50 से 85% अगर मुस्लिम आबादी का रहता है तो टीएमसी 32 सीट जीत जाती है। जबकि बात करें हम 30 से 50% की, तो 30 से 50% जब आबादी रहती है तो 13 सीट टीएमसी जीतती है
और बीजेपी को 4 का फायदा होता है। यानी जैसे जैसे मुस्लिम आबादी घटती है वैसे वैसे बीजेपी को फायदा मिलता है। जहां जहां पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है वहां 12 सीटें टीएमसी जीत जाती है। यानी कि वो 23 सीटें जहां पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है वहां टीएमसी 12 सीट जीतती है और 11 सीटें बीजेपी जीतती है। 38 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 10 से 20% है, यहां पर टीएमसी 18 सीट जीतती है और यहां बीजेपी आगे निकल जाती है, बीजेपी 20 सीटें जीतती है। यानी जो मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाके हैं वहां टीएमसी का परचम लहराता है। 32 सीट ऐसी हैं जहां 50 से 85% मुस्लिम आबादी है और उनमें से 32 सीटें टीएमसी जीत लेती है। अब हिंदू और मुसलमान का बंटवारा कैसे होता है, इन वोटों का बंटवारा कैसे होता है, यह भी आपके सामने रखती हूं। हिंदू वोट 2021 के चुनाव की बात कर रही हूं, टीएमसी को 39% मिले, जबकि यही हिंदू वोट बीजेपी को 50% मिले। मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट वो ताकत है ममता बनर्जी की जो उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं और इसके दम पर ममता बनर्जी लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की सीएम बन चुकी हैं। 75% मुस्लिम वोट मिलते हैं टीएमसी को और ये 7% जो है वो जाते हैं बीजेपी के खाते में। अब जब 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिलते हैं तो कितनी सीटें जीतती है टीएमसी? 213। वोट शेयर कितना होता है? 48.5%। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 50% हिंदू वोटर्स के सहारे 77 सीट 2021 के चुनाव में जीत जाती है और वोट प्रतिशत रहता है 38.6%। और इस बार ये उम्मीद बीजेपी को है कि हिंदू वोटर्स अगर हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बीजेपी को एक मुश्त वोट करते हैं तो ये जो 10% का अंतराल है वोट प्रतिशत में ये घट सकता है और बीजेपी चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सत्ता का जो सूखा है उसे खत्म कर सकती है। अब ये कैसे संभव होगा, इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, करण वर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एहते शामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ हैं और मोहम्मद नफीस अंसारी नेता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, क्या बिना हिंदू मुसलमान की पिच पर उतरे आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इसे नाम दे देते हैं योगी मॉडल का? देखिए प्राची जी, योगी मॉडल तो ये जितने हमारे विरोधी हैं उन्होंने योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, तमाम मॉडल कहना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गवर्नेंस में रहती है एक ही मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल। बुलडोजर इसलिए क्योंकि जब अपराधियों पे बुलडोजर चला तो अपराधियों के जितने हितैषी और शुभचिंतक होंगे उनको दुख दर्द तो होगा ही। जहाँ तक रही बंगाल की धरती, तो बंगाल की धरती में विधान चंद्र घोष से लेके सिद्धार्थ शंकर रे तक कांग्रेसी, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ज्योति बाबू और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, उसके बाद ममता बनर्जी। ये कालखंड 1947 से लेकर 2026 तक का देखिएगा तो तमाम मुख्यमंत्रियों का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, मुस्लिम अपीजमेंट। 19.6% मुस्लिम आबादी से बढ़ते बढ़ते आज ये 30% हो गई है। और हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट दूध लात मारने वाली गाय से लेकर तमाम अच्छे अच्छे विभीषणों से मुसलमानों को सुशोभित किया जाते रहा मुख्यमंत्रियों के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। तो हिंदू मुसलमान की पिच हमने नहीं बनाया, बंगाल हमेशा से हिंदू मुसलमान की पिच बना हुआ था। 1946-47 में जब फाइनल एक्शन डे का कॉल दिया गया वो हिंदू मुसलमानी का था, जहां 3 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था मर्सिलेसली। हिंदू मुसलमान की पिच बंगाल थी और आज़ादी के बाद इसको और पुख्ता किया गया तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लेफ्ट के मुख्यमंत्रियों के द्वारा और अब ममता बनर्जी के द्वारा। उसमें अगर योगी जी आते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान का क्यों? दरअसल योगी जी कुछ नहीं है, ये लोग योगी जी करंट हैं। लोग अपने हिसाब से लेते हैं। करंट होता है ना एसी और डीसी, तो डीसी चिपकता है, एसी झटका मारता है। तो जितने योगी जी के समर्थक हैं वो चिपक जाते हैं उनसे, उनकी एनर्जी, उनका उत्साह बढ़ जाता है। और लात खाने वाली गाय जो है, लात मारने वाली गाय जो है वो छिटकते हैं क्योंकि वो एसी हैं। तो क्या कीजिएगा? इसलिए छिटकते हैं अजय आलोक जी क्योंकि खुलकर यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस धरती को हम काबा नहीं बनने देंगे। कौन बना रहा है काबा की धरती पश्चिम बंगाल को? ममता बनर्जी तो दुर्गा पूजा कराती है ना, और बड़े हर्षोल्लास के साथ कराती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा देखने के लिए तो कोने कोने से लोग जाते हैं ना अजय आलोक जी। कोई नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। दुर्गा पूजा मनाने पे
रोक लगी रहती है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, वेस्ट परगना हो, साउथ 24 परगना हो, रोक लगती है, दंगे होते हैं, रामनवमी की यात्रा नहीं निकलने दी जाती है, दंगे होते हैं, कलकत्ता में होते हैं, पूरे देश ने देखा है, आपके कैमरे ने दिखाया है। ये नैरेटिव अब खत्म, ये नैरेटिव खत्म। आप क्यों ना करें? जिस देश में खुलेआम लोग बाबरी मस्जिद की वकालत करते हैं, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिर गया, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, और तो और वहां एक नया बाबरी मस्जिद बनने लगता है, उस पर सबके मुंह सिल जाते हैं। देखिएगा, एक आदमी बाबरी मस्जिद बनने के खिलाफ नहीं बोलेगा। और वहां पे हिंदू की बात, जहां 82% हिंदू हैं, अगर कोई हिंदू हितों की बात करने लगे तो वो एनिमी हो गया, वो कम्युनल हो गया। अजय जी, आप बाबरी की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया आपका है। टीएमसी जो वीडियो घुमाती है उस पर आपसे सवाल पूछेगी फिर टीएमसी, और कहेगी कि आप बाबरी की बात करते हैं क्योंकि बाबरी का आइडिया आपका है, बाबरी आपको सूट करती है। प्राची जी, तबलीगी मगर कॉर्पोरेशन की बात छोड़ दीजिए, टीएमसी की, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, भारत का हिंदू है, इसीलिए इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है, आबाद है, शांति प्रिय है। नहीं तो तमाम मुस्लिम मुल्कों में जाके देख लीजिए मुसलमानों की क्या हालत है। इंडिया हो, सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तमाम मुसलमानों देशों में जाके देख लीजिए क्या हालत है। हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, इसलिए मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे। चलें एहतेशामुल हक साहब, इससे साफ और इससे सीधा मुझे नहीं लगता कि पार्टी का प्रवक्ता कोई बोलेगा या कोई स्टार प्रचारक बोलेगा। वो सीधा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहर आएगी और अभी तक जो हिंदुओं के साथ होता रहा है उसका अब परिणाम भुगतने का वक्त आ गया है। अब आपकी सरकार जाने वाली है। देखिए प्राची प्रसाद जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हमारे अजय आलोक जी जिस हिसाब से वो सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी भी पश्चिम बंगाल में साकार नहीं होगा। और उन्होंने दुर्गा पूजा लेकर करके वो बात कहे हैं, पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक ऐसा धरती है जहाँ काली पूजा, सरस्वती पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, बड़ा दिन, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, एक ऐसा भारत का इकलौता राज्य है जो हमारे रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी जिसके नेतृत्व करती है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का हमारा इकलौता अरे आप बोल रहे तो मैं खामोश से सुन रहा था, सुनिए तो कम से कम आप सुनने की कोशिश कीजिए, बहुत बोल रहे हैं आप, सुनने की कोशिश कीजिए। आपका सपना साकार नहीं होगा। ये बंगाल है, यहाँ गेरुआ नहीं चलेगा, यहाँ भगवा नहीं चलेगा, यहाँ कांग्रेस के पास चले जाएंगे, बकरीद भूल गए सब। एक देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है ये डेकोरम मेंटेन करना होगा, बीच में कोई भी आदमी किसी के बीच में इंटरप्ट ना करे। आप फोन करके आप इतने बड़े प्रवक्ता है, पूरे समझिए चैनल पर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, डेकोरम मेंटेन कीजिए कम से कम। अरे धैर्य रखिए, आपकी सरकार नहीं बन रही है, यहाँ ममता बनर्जी की चौका मार रहे हैं। 294 विधानसभा में हम लोग तो इस बार कम से कम 226। आप बीच में इंटरेक्ट करेंगे, माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिए। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है बुलडोजर नहीं, यहाँ ममता बनर्जी का डेवलपमेंट चलेगा। 94 योजनाएं, ये तरीका सही नहीं है। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है, नहीं बोल रहे हैं अजय आलोक जी, नहीं बोलेंगे। दरअसल आपने दो त्योहारों का नाम छोड़ दिया था, वो कह रहे थे ऐड कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका वोट बैंक आपसे छिटक जाए, बस इतना कह रहे थे आपसे, आप कंप्लीट करें। हाँ, मैं सबकी बात, हाँ तो मैं कह रहा था कि प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अजय आलोक जी नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके। आज हमारे जो इतना बड़ा भव्य मंदिर हमारा निर्माण हुआ अयोध्या में, वहां हमारे आदरणीय समझिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट नहीं किया गया। क्यों? वो हिंदू नहीं है क्या? बहुत अफसोस की बात है कि हिंदू मुसलमान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ शिक्षित लोग हैं, यहाँ बहुत अवेयर लोग हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती, यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति चलती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और शिक्षित लोग पूरे देश में हैं, वो वाली गलती मत करिएगा एहतेशामुल हक साहब, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब केरला में कर चुके हैं, वरना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। शिक्षित लोग तो पूरे देश में है, किसी भी वोटर की बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़े मत करिएगा। खैर सुनिए एहतेशामुल हक साहब, आप जब सीधे तौर पर मुसलमानों की बात करें, जब आप सीधे तौर पर रुक जाएं, जब आप सीधे तौर पर मुहर्रम की जो उनकी यात्रा निकलती है, जब आप उसके एवज में कह दें कि हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलेगी तो वो ठीक है, और बीजेपी अगर सीधे तौर पर हिंदुओं की बात करे तो आप कहते हैं हिंदू मुसलमान है, ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या
एहतेशामुल हक जी? देखिए दोहरा मापदंड वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन हमारी ममता बनर्जी कहती है कि धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। हम लोग ईद, छठ, बड़ा दिन, दशहरा, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक होता है सभी हम लोग एक साथ में मिलकर के मनाते हैं। आपको ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा धरती है जहां हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मैं तो आपकी बात पर यकीन करना चाह रही हूँ एहतेशामुल जी, मैं यकीन करना चाह रही हूँ आपकी बातों पर, लेकिन हर बार रामनवमी पर कुछ और तस्वीर देखती हूँ और कुछ और तस्वीर दिखाती हूँ। हर बार वो मजबूरी भी दिखाती हूँ जब हिंदू संगठनों को जाना पड़ता है कोर्ट में, दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब जाकर उनको परमिशन मिलती है, तब जाकर वो शोभा यात्रा निकालते हैं। तो इस बंगाल की चर्चा करनी भी जरूरी है ना। देखिए प्राची जी, किसी भी चीज के लिए आपको तो परमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी चीज का सडनली को आएंगे आप प्रोसेसर 500 का लेके चलेंगे तो वो तो नहीं होगा। वो तो सर्कुलर है, वो तो सिस्टम है। इजाजत तो पुलिस से लेना पड़ेगा, परमिशन पुलिस से लीजिए ना, लेकिन यहाँ पुलिस इजाजत नहीं देती, कोर्ट जाना पड़ता है। खैर छोटा सा काउंटर करेंगे अजय आलोक जी, फिर बाकी मेहमान। बोले अजय आलोक जी। एहतेशामुल हक जी हमारे टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं ममता जी को, लेकिन एक बात भूल गए, गलती से इन्होंने राम मंदिर का नाम ले लिया और उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लगा लिया। राम मंदिर पे ममता दीदी के क्या शब्द थे जिनसे पूरा देश में उनका नाम ममता बानो हो गया था, ये भूल गए एहतेशाम जी? क्या बोला था राम मंदिर के बारे में? क्या बोला था कुंभ के बारे में आपकी ममता बानो ने कि लाशों का ढेर है कुंभ? क्या बोला था कि ऐसे राम मंदिर में मैं कभी नहीं जाऊंगी, और आप कहते हैं कि राम मंदिर नहीं गए? अरे अपने हरकत को देखिए, अपने आप को शीशे में खड़े करके देखिए अपने नेता को। आपकी नेता किसी लायक नहीं रही है, किसी लायक नहीं रही है। उनका एक ही इमेज आता है जब सबके सामने जाती हैं कि मस्जिद में बैठ के ऐसे नमाज पढ़ते हुए, और कोई इमेज नहीं जाता है। हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति तब है जब आप हिंदुओं का हक मारोगे। आप पढ़ो ना मस्जिद में जाके कुरान, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, आप करो क्रिश्चियन की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हिंदू अपनी पूजा करने निकलेगा तो उसको आप रोकोगे? नहीं भाई, नफीस जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी। नफीस जी आपके पास आऊंगी, लेकिन चूंकि यहाँ योगी मॉडल की बात चल रही है तो अनुराग भदौरिया जी सबसे ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, यूपी में रहते हैं, यूपी की राजनीति भी करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप तो समझ रहे हैं योगी मॉडल क्या है और योगी मॉडल की काट करना कितना मुश्किल हो जाता है। समझाइए, थोड़ा कुछ बताइए कि कैसे योगी मॉडल की काट निकालें ममता बनर्जी, ताकि जीत का चौका लगाने का जो दावा कर रहे हैं एहतेशामुल हक साहब वो लगा पाए। देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि बहराइच में दंगा हुआ, दुर्गा जी की जब यात्रा निकल रही थी उस समय रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई थी। ये जिम्मेदारी तो नहीं उन्होंने बताई ना कि हमारे यहाँ तो जब निकलता है इस तरह से तो मौत हो जाती है। वो नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। अगर उनके आपराधिक केसेस आप देखेंगे, सबसे मामले सबसे ज्यादा 65,000 2022-2023 में दर्ज हुए हैं। तो सवाल ये है, वो नहीं बताएंगे। अब देखिए किस तरह की बात की जाती है बंगाल में जाके, ऐसा एक छवि आंकी जाती है कि बंगाल में इसके पहले जब बीजेपी ने जाना शुरू नहीं किया तो उसके पहले वहां दुर्गा पूजा नहीं होती थी, काली पूजा नहीं होती थी, सरस्वती पूजा नहीं होती थी, वहां गणेश पूजा नहीं होती थी, गणेश चतुर्थी भी नहीं होती थी, होली भी नहीं, दिवाली भी नहीं, जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। ऐसा माहौल बना रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं कि दुर्गा पूजा वहां हजारों सालों से मनाई जा रही है। मुझे याद है बचपन से, तो मैंने देखा है कि बचपन से वहां पे लोग दुर्गा पूजा मनाई जाती थी। एक 1.5 महीने की स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती थी, धूमधाम से लोग दुर्गा पूजा मनाते थे, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। बीजेपी जहां जाती है वहां ही हंगामा क्यों हो जाता है, वहां ये परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके मतलब ये लोग वो हैं जो निगेटिव राजनीति करते हैं, ये दंगा फैलाने की बात करते हैं, ये समाज के अंदर बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। फिर कहेंगे देखिए परमिशन लेना पड़ता है। पहले क्यों? इसके पहले कब परमिशन लेने की जरूरत पड़ी? जब से आप वहां एक्टिव हुए, जब से बीजेपी एक्टिव हुई, उसके पहले कभी बता दो कब परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है? दुर्गा पूजा धूमधाम से होती थी और हम गवाह हैं। कहो तो हम बता दें किस शहर में किसकी दुर्गा पूजा को सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है पंडाल को। एक होता है वहां पंजाबी मोड़, इनको पता है कि नहीं पता है? ये सब वहां पंजाबी मोड़ जो लगातार 10 साल तक दुर्गा पूजा के पंडाल का अवार्ड जीतती रही है, वो लगातार देश में। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति, अंग्रेजों का, ये अंग्रेज है। लेकिन अनुराग जी आप भूल गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत नहीं है, पश्चिम बंगाल में मजबूत है टीएमसी।
प्राची अगर जी, आप आप मुझसे बीजेपी ये के कह रहे धुन में हैं, इतना अनुराग जी, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि बीजेपी के जाने से पश्चिम बंगाल में हालात बदल जाते हैं, मजबूत जज्बात नहीं, बदल आपने जाते मेरी हैं, बात नहीं तो इस सुनी। बार आपने का मेरी चुनाव तो गया फिर हाथ से। बात तो सुन लीजिए, बात मैंने क्या बोला, आप क्या बोले, आपके दिमाग में बीजेपी चलता है। मैंने बोला जब से बीजेपी वहां एक्टिव हुई है तब से वो और बीजेपी आपके ने ऐसा दिमाग माहौल में खराब सिर्फ किया वही है। रटी मैं ये रटाई कह रहा हूं, बातें आपके चलती हैं जहन में अनुराग बीजेपी की भदौरिया सरकार जी, है तो जिससे मैं आप कुछ कर नहीं पूरे सकता। डिबेट को इसलिए बोरिंग कर आपको देते बधाई, हैं। अगर आपके सिर्फ दिमाग में एक ही बीजेपी बात चलती बोलते है हैं, तो आप पश्चिम समझिए। बंगाल पर लेकिन एक ही हम तो चीज आपने राष्ट्रवादी रट ली लोग है, हैं, पंजाबी हम तो मोड़ राष्ट्र की, बात कर रहे हैं, वो आप दुर्गा बीजेपी की पूजा। बात कर रही है, फर्क इसके इतना अलावा है। एक शब्द आप भी नहीं बोलते हैं। दिक्कत ये है ना, किसके आपके शब्द? दिमाग में भी बस रटी रटाई किसके? बातें चलती हैं। आप रटी थोड़ा रटाई सा बातें क्या है? नयापन दुर्गा लेकर पूजा की बात आइए। कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं क्या? प्रज्ञा काली जी पूजा से की बात एक गलत सवाल कर रहा हूं पूछिए क्या? ना। क्या गलत कर रहा हूं? आपके दिमाग में बीजेपी प्रज्ञा चलती जी, है तो मैं एक क्या करूं? सवाल मैंने पूछ बोला जब लीजिए। से बीजेपी एक्टिव हुई है तब से वहां पे माहौल खराब हुआ है। ये जहां जहां एक्टिव प्रज्ञा होते जी, हैं, चाहे एक उत्तर सवाल प्रदेश पूछ हो, लीजिए। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अरे बिहार तो में बिल्कुल नालंदा में अनुराग रोड पे जी, और बैठने मेरा के लिए एक दिमाग महिला ये को कह एक रहा है, महिला के मुझे साथ लगता है अन्याय आपका हुआ। दिमाग आवाज थोड़ा उठाइए। स्लो एक चलता सवाल है। मेरा पूछिए ना। दिमाग ये कह रहा है कि जहां विपक्ष इतना मजबूत हो, जिसके जाने से प्रदेश में हलचल हो जाए, तो फिर समझ लीजिएगा ये सरकार अगर मजबूत है इतना विपक्ष, तो बीजेपी इतना सब कुछ कर रही है। आप ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं। अरे आप लोग तो इनकी मदद आप कर ये रहे हैं, छोटा सा तब तो फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं। आप ही की बात को सरल वे में अपने दर्शकों को समझा रही। रुक जाए करण जी, रुके आप थोड़ा, रुक जाए अनुराग जी। आपके दिमाग में क्या चलता है वो सब दर्शक जानते हैं। करण वर्मा जी, क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान पिच ही सबसे बेहतर पिच है और इसी पर पूरा चुनाव होता हुआ देख रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं कहूंगा इसको मैं प्राची जी, इसको कानून व्यवस्था भी कहूंगा, इसको महिलाओं का सम्मान भी कहूंगा मैं। आज उत्तर प्रदेश में जब योगी जी वहां खड़े होते हैं और यूपी मॉडल की बात करते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में कन्विक्शन रेट में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, 71%। चेक कर लीजिए आप पूरी टीम से। और सबसे खराब 36 राज्यों में 35वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल। मां दुर्गा की जमीन पे महिलाओं के साथ क्या कुकर्म होते हैं और कन्विक्शन में 5% पे है, जो कि 35th आउट ऑफ 36। एसिड अटैक्स में नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल। शर्म की बात है ये, इस पे टीएमसी सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ मित्र जो हैं, जो टीएमसी के नेता हैं माननीय जी, इन्होंने एक बात कही अभी, देखिए झूठ कैसे फैलता है। इन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट नहीं किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जबकि 12 जनवरी 2024 को ऑन रिकॉर्ड इनवाइट किया। नृपेंद्र मिश्रा गए, वीएचपी के लीडर्स गए, सब गए, ऑफिशियल ट्वीट डाल के, सब कुछ डाल के, फोटो डाल के डाला। इन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं इनवाइट किया द्रौपदी मुर्मू जी को। 12 जनवरी को उनके घर जाकर इनवाइट किया, 24 जनवरी को। हमारे मित्र जो टीएमसी के हैं नेताजी, इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा कब हिंदू मुस्लिम किया ममता दीदी ने? ममता दीदी ने अगस्त 2017 में ऑर्डर पास करके कहा कि मुहर्रम के ताजिया निकलने के दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन 6 बजे के बाद नहीं होगा। कैलकाटा हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2017, और मैं डेट दे रहा हूं ताकि बात सामने हो, उस ऑर्डर को नकार दिया, कहा यह गलत ऑर्डर है, आप कैसे ऐसा कर सकती हैं? तो ये कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था माननीय जी, आप बताइए मुझे। 30 मार्च 2023 को ममता दीदी कहती हैं कि ये हिंदू जो शोभा यात्रा है, इनको मुसलमान इलाकों से क्यों निकलना है रामनवमी के टाइम पर? ये कैसी भाषा है? ये कौन विभाजनकारी बातें कर रहा है यहां पर? पिछले 4 साल में 17 रिलीजियस प्रोसेशंस पे हमला होता है, 17 की 17 हिंदू ही निकलती हैं। ये क्या है? ये सोची समझी साजिश आपको नहीं नजर आती? साफ वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई ये तो दूध देती हुई गाय है, ये जो वोट बैंक है मुस्लिम का, अगर ये कभी कभी लात मारती है तो भी ठीक है। इनका जब मुर्शिदाबाद में वायलेंस होता है, इनका एक काउंसलर आलम, महबूब आलम नाम से नेम होता है बकायदा हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर। एक दूसरा आलम है जो कहता है अगर हम 30% मिल गए 4 पाकिस्तान बना देंगे। तो कौन कर रहा है विभाजनकारी बातें? कौन बांटने की बातें कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? कौन महिलाओं के साथ तिरस्कार कर रहा है? ये जवाब आपको देना होगा। अब इसके बदले में अगर कोई कहता है कि नहीं हमें यूपी मॉडल लाना है, अगर मैं इसको मॉडल मान लूं 1 मिनट के लिए, जिसमें महिलाओं के अगेंस्ट कन्विक्शन रेट सबसे हाई है, जिसके अंदर आज दंगों में कमी आई है, क्राइम कम हुआ है, तो ये तो एक अच्छी बात है ना, ये तो एक सकारात्मक बात है, गवर्नेंस की बात है, इसको क्यों गलत मानना? नहीं, ये बात अनुराग जी को अच्छी नहीं लग रही है। अनुराग जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन ज्यादा सवाल जरा टीएमसी वालों से हैं, उनको जवाब देने दीजिए। उनकी नेता को कोट करके बोला गया है और डेट वाइज बोला गया है, तो आप काउंटर करके उनका फैक्ट चेक कर दीजिएगा। फैक्ट चेक कर दीजिएगा अनुराग जी, जैसे उन्होंने डेट वाइज बताया है आप भी डेट वाइज बता दीजिएगा। आपके पास आ रही हूँ, रुक जाए थोड़ा सा। एहतेशामुल जी जरा जवाब दे दीजिए जो करण जी ने कहा, फिर मोमिता जी और नफीस जी आ रही। देखिए वर्मा जी, जो हमारे अभी हैं प्राची जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ पे 3 से लेकर 77 तक हुए हैं, तो इनकी बहुत सारी उम्मीदें जग गई है और यहाँ हिंदू मुसलमान की नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जितनी भी जुलूस होती है, जितना भी प्रोसेशन, 17 प्रोसेशन में जो भी गड़बड़ी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अपने ही समझ लिए प्रोसेशन पे अपने ही लोगों से पथराव कर लेते हैं और इसको इश्यू बना लेते हैं, ममता बनर्जी का नाम को लेते हैं। बहुत अफसोस है कि ममता बनर्जी का नाम लेकर के ममता बनर्जी
भारत की एक इकलौती नेत्री है। आज देखिए पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भारत के तमाम कैबिनेट मिनिस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए पूरे से समझ लिए। अरे बीजेपी की तो पूरी एबीसीडी आपने रख ली। सुनिए एहतेशामुल जी, बीजेपी की तो पूरी एबीसीडी आपने रख ली कि इनके नेताओं की कहां पर रैली है, कितने नेता इनके आए हैं। जरा अपने बारे में भी बता दीजिए भाई। डेट कोट की करण वर्मा जी ने, अगर वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं, तो मैं आपको मौका दे रही हूँ ना, फैक्ट चेक कर दीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ है, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि ममता बनर्जी ने कहा हो कि जो हिंदू यात्राएं हैं वो मुस्लिम मोहल्लों से क्यों निकलती हैं? प्राची जी सब क्रिएट बाय भारतीय जनता पार्टी। आज इन्होंने जो भी अभी यहाँ पर तो अच्छा, यानी ममता बनर्जी वो कहती हैं जो बीजेपी उनसे कहती है? ममता अभी जो इनकी बात कर रहे हैं अरे तो उन्होंने ममता बनर्जी की तो बात कही। एहतेशामुल जी, या तो आप सुन नहीं रहे हैं या जानबूझकर इस प्रश्न से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को कोट किया, उन्होंने ममता बनर्जी के बयानों को कोट किया। अब ममता बनर्जी वो तो नहीं कहेंगी जो बीजेपी वाले उनसे कहलवाते हैं, वो तो मजबूत नेत्री हैं भाई, 3 बार से मुख्यमंत्री बन रही हैं। चौथी बार भी आने वाली बनेंगी वो, चौथी बार भी बनेंगी। 4 तारीख को देखेंगे चौथी बार फिर से वो हम लोग बाउंड्री मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं। आपको अरे वो तो आप चौका मारे हैं, आप बाउंड्री मारे हैं, आप छक्का मारे हैं, आप सत्ता में आए, वो तो सर आपकी पार्टी की मेहनत है आपकी, वो तो आपकी पार्टी बेहतर जाने। लेकिन अपने नेता के बयानों पर कोई नेता बोलने से बच रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। मौमिता जी, अच्छा रुक जाए आप थोड़ा। मौमिता जी, मैं कहना, यहाँ टीएमसी वाले कहते हैं सब चंगा है, यूपी वाले आकर जो कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो आकर कर रहे हैं, वो है बंगाल में दंगा फैलाना। पेश कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी, देखिए ये जो मॉडल, योगी मॉडल का जो अभी इतनी चर्चा हो रही है, मैं बताना चाहती हूँ, योगी मॉडल जो चल रहा है यूपी में, ये अभी बंगाल में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है प्राची जी, यहाँ पे कभी कोई भी लड़की का बलात्कार होता है ना, तो बलात्कारी बच जाता है। पता है क्यों? उसके पीछे पीठ के ऊपर पॉलिटिकल पैच रहता है। अगर ना आपके पीछे कोई पॉलिटिकल लोग रहता है तो जाकर आप बच जाओगे। क्योंकि मनोजीत मिश्रा ने जब हाजरा लॉ कॉलेज में वो लड़की को बलात्कार किया था, उसके बाद उन्होंने तुरंत एमएलए को फोन कर दिया था। हक साहब ये बात कभी नहीं मानना चाहेंगे, ये पुलिस के चार्जशीट में भी आई थी। मैं और भी एक बात ऐड करना चाहूंगी प्राची जी। क्या होता है कि हिंदुओं ने जब, अब कोई भी देश में चले जाइए, क्रिश्चियन अपनी बात कहेंगे, मुसलमान अपनी बात कहेंगे, ज्यूस अपने बात कहेंगे, पर आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू ने जब अपनी बात कहे, उसको सांप्रदायिक हो, वो फसादबाज हो, अब दंगेबाज हो, बिल्कुल उसको दाग दिया जाता है। पता है, हिंदू ने सबसे पहले राष्ट्र की बात करी, हिंदू ने सबसे पहले बोला वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू ने सबसे पहले बोला जय श्री राम, हिंदू ने सबसे पहले कहा भारत माता की जय। फिर भी हिंदू को सुनना पड़ा कि अब दंगेबाज हो। मैं याद दिलाना चाहूंगी प्राची जी, यही भारतवर्ष की मिट्टी में सबसे पहले इस्लामिक इन्वेशन 18 बार से भी ज्यादा सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया था। पूरी जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। फिर औरंगजेब ने क्या किया था? काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानबा की मस्जिद बना दिया था। फिर रानी अहल्याबाई होलकर जी ने 1780 साल में फिर से जाके तो दोबारा निर्मित किया था। फिर भी सुना जाता है, बोला जाता है, समझा दिया जाता है कि हिंदू भाई आप तो दंगेबाज हो। किसी ने हमको ना बचपन से सिखाया गया था प्राची जी, 10 सेकंड प्लीज। खनवा युद्ध हिंदू हारे, हल्दी घाटी, पानीपत, तराइन, हर जगह हिंदू हारे। अरे भैया, हिंदू अगर इतना खराब है तो महाराणा प्रताप अगर नहीं होता तो मेवाड़ अब तक मुगल सम्राट के कंट्रोल में चले जाते। अकबर को 3 बार मजेवादी जगह में गुजरात में हराया गया था। ये कहानी किसी ने हमको सिखाया नहीं, ठीक है, पर इसीलिए हमेशा हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। ममता बनर्जी एक हिंदू की बेटी होकर कैसे बोल सकती है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है? बोलते हैं वो कि एक कम्युनिटी अगर उठकर खड़े हो जाए तो सबकी 12 बजा देंगे। ठीक, तो जब अनुराग जी
लगा हुआ था अनुराग जी इस पर प्राची जी। काउंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अनुराग जी के दिमाग में भी सिर्फ हाथरस चलता है, वो आरजीकर भूल जाते हैं। मुझे लगता है आपके दिमाग का भी स्पेस थोड़ा सा छोटा है अनुराग जी, क्योंकि इसमें हाथरस फिट हो जाता है, लेकिन इसमें आरजीकर फिट नहीं होता है। आरजीकर याद नहीं रहता आपको, लॉ कॉलेज याद नहीं रहता आपको, तो इस पर जवाब दे दीजिएगा। पहले नफीस जी को ले आती हूँ चर्चा में, क्योंकि नफीस जी ये कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है। अब कैसे अपनी राजनीति सेट करिएगा नफीस जी? या तो सब एक सुर में बैठकर बता रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये सरकार काम करती है, सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट होता है। मैडम देखिए, अजय आलोक जी ने बंगाल इलेक्शन को इतिहास से जोड़ दिया। शायद वो भूल गए कि ये वही बंगाल है जहां पर हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और ये बात बंगाल के लोग भूले नहीं। दूसरी बात, रामनवमी में जितने पथराव के कांड होते हैं, अब ये चीज नहीं दिख रही कि दुर्गा पूजा में जितने भी पंडाल बनते हैं उसमें ममता बनर्जी सपोर्ट भी करती है, पैसा भी करती है, और हमारा पैसा उसमें रहता है, टैक्स पेयर का पैसा, जिसका हम विरोध करते हैं। लेकिन रामनवमी पर ही हम लक्ष्य होता है, क्योंकि रामनवमी में जितने जुलूस निकलते हैं धारदार हथियार के साथ, और वो मुसलमानों को गाली देते हुए निकलते हैं। और आपके पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जिस हनुमान आइडल को तोड़ा गया था, जब उसमें गिरफ्तारियां हुई तो उसमें बीजेपी नेता का नाम सामने आया था। तो ये साफ दिखाता है कि बंगाल का हिंदू अच्छा है, लेकिन बीजेपी पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हिंदू को वैसे लोकतंत्र है तो उसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं बल्कि देश के हिंदुओं को जाता है। इस पर आप क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं? जहां तक बात हिंदुत्व नेता और बंगाल को काबा बनाने के बाद, देखिए आज बंगाल में 2 फायर ब्रांड हिंदू नेता है, एक ममता बनर्जी, एक योगी आदित्यनाथ है। अगर वाकई में मुसलमानों को बर्बाद करना है तो ममता बनर्जी से बेटर मुसलमानों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी यहाँ पर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की जगह उन पैसों से कभी दुर्गा पूजा पंडाल में पैसा देती है, कभी दुर्गा आंगन मंदिर बनाती है, सिलीगुड़ी में मंदिर बनाती है, 400 करोड़ पंडाल में बांटती है, और हम कहते हैं कि भैया यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के हालात बदतर है। मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट बंगाल में सबसे ज्यादा 23% है, 43% मुसलमान जेलों के अंदर बंद है। तो अगर मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को आना तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं है, ममता बनर्जी काफी है। तो बीजेपी की राजनीति का गला तो ममता बनर्जी ने घोट दिया है, और आप योगी मॉडल करके बीजेपी को और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी मॉडल का आप बात ही नहीं कर, अब योगी मॉडल की बात करें, मतलब आपने ये तो मान लिया कि अच्छा, मोदी मॉडल एक बात तो फेल है। बताएं नफीस जी, अब ये बंटवारा तो खैर आप कर रहे हैं, मुझे एक बात तो बताएं, जब योगी मॉडल में बात होती है इंसाफ की, जब योगी मॉडल में ये बात करते हैं कि अगर कोई दंगा करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, योगी मॉडल में जब ये बात करते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी, तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है मैडम। हमारा देश संविधान से चलता है। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, संविधान के हिसाब से ही उसको देश चलाना पड़ेगा। जिस रोड में तमाम देवी देवताओं के त्योहार होते हैं, पूजा होते हैं, सब कुछ होता है, आप उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, हमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नमाज में दिक्कत पैदा करें तो आप नहीं, तो उसमें तो दिक्कत होती है ना नफीस जी। अभी तो आपने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि जो हिंदू त्योहारों में शोभा यात्रा निकलती हैं उसमें क्या होता है, कैसे गाली दी जाती हैं, कैसे धारदार हथियार लहराए जाते हैं। वैसे आप ये भी बता दीजिए कि जब सड़कों पर नमाज अता की जाती है तो लोगों को तकलीफें होती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, ये भी बता दीजिए फिर। ट्रैफिक जाम जो बाकी यात्रा निकलता है उससे भी होता है, मैं नाम नहीं लेता। और मुसलमान कभी नमाज में किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं देता। अजय आलोक जी, नमाज पढ़ते हैं, जनमाज बिठाते हैं, आप कितना भी कहें कि हिंदू परेशान हैं, रुक जाएं, एआईएमआईएम वाले सिर्फ यही कहेंगे कि मुसलमान परेशान हैं और टीएमसी वाले परेशान करते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी जो भी बातें हैं, मुझे एक बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। जो भी इन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में ममता पैसा देती है, मंदिरों को पैसा देती है, इसको देती है, टैक्स पेयर तो हम लोग हैं। क्या करोड़ टैक्स देते हैं भाई मुसलमान पूरे इस देश में? नहीं, पूरे बंगाल की बात इस देश में 11 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उसमें मुसलमानों की संख्या कितनी है? जरा ओवैसी जी से पूछ के बताइएगा। 25 लाख भी नहीं क्रॉस करेंगे आप लोग, टैक्स हम लोग देते हैं। आप लोग की अपीजमेंट की तो हद ये है कि कुरान में मना है किसी और के पैसे से हज नहीं किया जाता है, और इस देश का मुसलमान सरकारी सब्सिडी लेके पिछले 70 साल से हज करते रहा। क्या बात करते हैं आप लोग? कोई भी राज्य हो, मौलवियों को सब राज्य सरकार पैसे दे रही है, क्यों नहीं देना चाहिए? हेमंत बिश्वा शर्मा योगी जी ने इलाज किया ना आप लोग का। मदरसों को पैसा नहीं देंगे, मस्जिदों को रिपेयर के लिए पैसा नहीं देंगे। अरे आज निकलवा लेना एमएलसी एमएलए के फंड से कि कितने मस्जिदों को पैसा गई हैं, कितने मदरसों को पैसे गए हैं। 60% से ज्यादा गए होंगे। यहाँ बात करते हैं हिंदुओं की, जिस देश का खाते हैं उसी देश में आग लगाते हैं, और कोई काम नहीं है आपको। 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 20 करोड़ तुम, 100 करोड़ तुम, 20 करोड़ हम, पुलिस हटाओ, दिखा देंगे। सर आप दिखाएं, पर सवाल उठा रहे हैं, तेलंगाना की कोर्ट ने उनको बात करना है। अगर आपको कोर्ट पर भरोसा अरे छोड़िए, आप लोग आग लगाने के अलावा कुछ किया है? मुसलमानों के नेता बनते रहते हैं हर जगह घूम के, लेकिन कभी देश की बात नहीं करेंगे। अरे बीजेपी को तो इतने होने के बावजूद भी 7-8% मुसलमानों का वोट मिल जाता है।
अपने लिए हिंदू वोट का भी जुगाड़ कीजिए कभी। माननीय जिन्ना लीग पार्ट 2। क्या सर, क्या और दूसरा बात ये जो बोल रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, वो अविभाजित हिंदुस्तान था जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा थे और इसीलिए सरकार बनाई और इसीलिए हिंदू सुरक्षित थे। और जब देश का विभाजन हुआ तो आप जैसे लोगों के कारण कितना हिंदू को डराएंगे आप? बंगाल को क्या देंगे उस पर बात कीजिए। आप जैसे लोगों को डायरेक्ट एक्शन हुआ। अच्छा चलो, हिंदू डरता उड़ता नहीं है, अब इस पर हिंदू जवाब देना सीख गया है, कोई डरता नहीं है हिंदू। नफीस जी, आपको दुर्गा पंडालों में सरकार का पैसा नजर आता है, लेकिन जब यही बजट सरकार जारी करती है और मदरसों के लिए कितना फंड जारी करती है, ये आपको नजर नहीं आता ना। ये आपका दोहरा मापदंड है भाई, ये आपका दोहरा मापदंड है। जब उस बजट में मदरसों के लिए मेंशनिंग होती है, ये आपको नजर नहीं आता नफीस जी, लेकिन आपको नजर आता है दुर्गा पंडालों में सरकार पैसे क्यों देती है। खैर, इसका जवाब तो सबसे बढ़िया एहतेशामुल हकी जी देंगे। एहतेशामुल जी, कोई भी आपकी सरकार में संतुष्ट नहीं है भाई, ना हिंदू ना मुसलमान, और आप कह रहे हैं हम चौका मारेंगे, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो नफीस भाई अंसारी साहब जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने टीवी के ऐड में सुना होगा कि एक बाम 3 काम, ये बहुत जबरदस्त फेमस है। एक बाम जो होता है वो 3 काम आता है, जिसमें समझ लीजिए हमारा एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें 3 आदमी का चेहरा सामने आया। इस हिसाब से एक फिल्म का गाना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे। आज देखिए, आज एक वीडियो का स्टिंग ऑपरेशन से 3 आदमी समझिए पश्चिम बंगाल में चेहरा बेनकाब हो गया। इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुसलमानों के वोट में सेंग मारने के लिए हुमायूं कबीर नामक जो AJUP पार्टी बनाए हैं, उनको 1000 करोड़ रुपए में सौदा हो रहा है, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे नफीस भाई के नेता ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो ये देखिए, ये आपने कहा, आप कह रहे थे मैं खामोश था, आप सुनिए, सुनने की कैपेसिटी रखिए। हमारी ममता बनर्जी अगर दुर्गा आंगन, अगर जगन्नाथ धाम के लिए अगर काम की है, तो मुसलमानों के लिए भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारा काम किया है। इसका जीता जागता आप देखिए, कोलकाता का हज टावर भारत के किसी भी राज्य में इतना बड़ा हज टावर नहीं है। आप कोलकाता का देखिए, जहाँ हम तमाम मुसलमान मरने के बाद वहाँ की हालत देखिए। आप क्यों बात कर रहे हैं? इस तरह का बात नहीं कीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नफीस अंसारी की पार्टी करते हैं। अच्छा ठीक, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अच्छा ठीक है, सुन लें एहतेशामुल जी, सुन लें एहतेशामुल जी, सुन लें। आपने नफीस अंसारी जी पर गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन जो कह रहे हैं ना एक अपडेट तो पता कर ही लेते हैं। खैर, आपके हुमायूं कबीर से ओवैसी साहब का कोई वास्ता है नहीं, और ओवैसी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो 11 पर लड़ रहे हैं। फिर उनके बारे में भी बात करिए जो 270 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में भी बात करिए कि वो किसके वोट काट रहे हैं, तो वो तो ये भी बता रहे हैं। खैर, सुन लीजिए एहतेशामुल जी, सुन लीजिए। दिक्कत ये है ना कि आप दूसरों की पार्टी पर ज्यादा नजर रखते हैं। मैं फिर करण जी की बात को कोट करूंगी, वो तो डेट वाइज बता रहे हैं ना कि नेता ने कब क्या कहा और क्या किया, उस पर जवाब दे देना। वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है तो फिर क्या है? आ रही हूं अजय जी। देखिए, हमारे नफीस भाई के जो 11 कैंडिडेट, नफीस जी नहीं, करण जी, नफीस जी नहीं, करण जी, करेक्शन नहीं। मैं जो आप जो बोल रहे थे AIM का, उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। ये मुस्लिम जहां आसान ऑप्शन चुन लिया आपने एहतेशामुल जी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, ये उम्मीद नहीं थी। आसान ऑप्शन चुन लिया आपने, आसान ऑप्शन आसान नहीं। जहां 11 कैंडिडेट दिए हैं प्राची जी, वहां से हमारे TMC के विधायक है। अच्छा चले भाई, अनुराग जी को मुझे चर्चा में लाना है। उससे पहले करण जी, ऐसा क्या कह दिया आपने कि आपका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं एहतेशामुल हक साहब? मैं आ रही हूँ फिर अनुराग जी। देखिए, सच्चाई और फैक्ट्स की यही ताकत होती है प्राची जी। एहतेशामुल जी बड़े सच्चे इंसान हैं, वो समझ गए कि मैंने सच बोल दिया है। अब भाई सच्चाई को कैसे लपेटें, वो इधर उधर ही जाएंगे। अब तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। बस अच्छा और होता, मान जाते हैं कि भाई हाँ, ये कहा हमारे नेता ने, ओपनली लुभाया, और आपने बहुत अच्छा काम किया भाई लुभाने में। मैं तो साफ कहता हूँ, AIM के जो हमारे मित्र हैं, इनसे आप मुस्लिम वोट में नहीं जीत सकते भाई। इन्होंने हिंदू को किनारे लगा दिया बिल्कुल मुस्लिम वोट जीतने के लिए। उसमें ममता दीदी की कोई कमी ही नहीं रही भाई।
उस चीज में इनकी जो लगन रही है तुष्टीकरण में, उन तो कोई जीत ही नहीं सकता इनसे उसमें। इसलिए मुस्लिम वोट के आप जो चक्कर में पड़े हैं AIMIM वाले, आप इनसे नहीं जीत सकते भाई। इन्होंने तो खुल के तुष्टीकरण किया है, तो आप पता नहीं क्यों मना कर रहे थे इस बात को। मैंने इसीलिए आपके नेता को कोट किया, भाई मानिए, स्वीकारिए, डंके की चोट पे हमने तुष्टीकरण करी है राजनीति। हमने हिंदू को बिल्कुल किनारे लगा दिया। हमने कहा जो होता है हो हिंदू के साथ, हमें मुस्लिम को सर पे चढ़ाना है, वही वोट हमें आगे जिताएगा। और प्राची जी ने शुरुआत में जो एनालिसिस करी वो कितनी शानदार है, उससे साफ नजर आता है कि भाई आप राजनीति समझते हैं, जहां जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है वहीं आपकी जीतने की चांस बनती है। तो आपने ये राजनीति करी है। देखिए, अब ये गड्ढा आप ही ने खोदा है, अब इसमें आप ही गिरेंगे या निकल जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जनता जाग रही है। देखिए, हिंदुओं को आप अगर इतना दबाएंगे, उनको एज सेकंड ग्रेड ट्रीट करेंगे, एक दिन वो जागेंगे और देखेंगे भाई बहुत हो गया। ये चीज हमने आसाम में देखी और ये चीज मुझे लगता है बंगाल में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, शामिल जी इस पर जवाब दीजिएगा जरूर। करण जी की बात को ऐसे इग्नोर, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाइए। उससे पहले अनुराग जी आ जाए चर्चा में, वरना अनुराग जी अमूमन नाराज भी हो जाते हैं। आइए अनुराग जी बोलिए। नहीं, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे देश में, इस देश में खाते हो उसी, अरे हमारा सबका देश है प्रभु। अगर हिंदुओं के साथ किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना, हिंदुओं के भाव से खेलना, लेकिन उनके लिए विकास का कोई कार्य नहीं करना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। हिंदू के साथ साथ देश के साथ इन्होंने अन्याय करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति देते हैं, इस देश पे नफरत की राजनीति को जन्म देते हैं। ये हिंदुस्तान है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछले सब मिलकर एक साथ रहते हैं। सबने हिंदुस्तान को बनाने में सबका खून यहाँ पे बहा है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। और ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता वाली है, ये अपना अपना बनाना चाहते हैं। देश सभी का है आलोक जी, ये सुन लीजिए कान खोल के, हमारा भी है, आपका भी है, जो हमारे साथी बैठे TMC उनका भी है। और मैं तो कहता हूं जिस देश में जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लिया है, वो हर देश का, इस देश उन सब का है। लेकिन आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को बंटवारे के रास्ते पे मत ले जाओ, नफरत के रास्ते पे मत ले जाओ। सत्ता चाहिए तो आप ऐसे ही बोल दो मुझे, मैं सत्ता का भूखा हूं, सत्ता के नाम पे कुछ भी कर सकता हूं। अरे आपका तो असली चेहरा देख लिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। आप जिस पार्टी की जो मूल पार्टी है वो सब तो उससे पार्टिसिपेट लेने से मना कर रहे थे। क्या है आपका इतिहास? भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा अनुराग जी, उसके बाद अजय जी आपका काउंटर करेंगे। बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे अमूमन आप काउंटर सवाल लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछूंगी। हिंदुओं की बात करना, या जहां जहां पर हिंदू प्रताड़ित हुए हैं उन घटनाओं का जिक्र करना, या रामनवमी पर पथराव का जिक्र करना, ये बंटवारे वाली राजनीति है क्या? हिंदू अगर पीड़ित है तो कहीं भी ना। हिंदू पीड़ित, इनके ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, यही लोग हैं जो हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू बहुत सशक्त है, मजबूत है, कोई पीड़ित नहीं हिंदू। हिंदुस्तान में हिंदू कब पीड़ित हो गया जरा बताइए? मुर्शिदाबाद की घटना याद है? जब से बीजेपी आई है। सुन लीजिए, एक सेकंड जब से बीजेपी आई है। आप थोड़ा रुक जाए, आप थोड़ा रुके। मुर्शिदाबाद की घटना याद है? वहां 2 बाप बेटे को क्यों मारा गया था और किस कदर मारा गया था, कितनी बेरहमी से मारा गया था, क्या कसूर था उनका? मेरी बात, हाँ बोले। अब मैं जवाब दे दूं? आप बताइए, क्या हाथरस की बेटी का क्या कसूर था? उन्नाव की बेटी का क्या कसूर था? क्या कसूर था रामगोपाल मिश्रा का? क्या कसूर था BHU में जिससे बेटी के साथ अन्याय उसका? क्या कसूर था जिस तरह से एक बेगुनाह को गोली मार दी गई थी इनकाउंटर के नाम पे? पूछिए ना, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या कसूर है मणिपुर की बेटियों का? क्या कसूर है उसके? आपके लिए ऐसी वैसी घटनाएं होती है ना भाई। हमने तो हाथरस पर भी सवाल पूछे, मणिपुर पर भी सवाल पूछे, लेकिन मैंने तो आरजीकर पर भी सवाल पूछे, जो आरजीकर आपके मुंह से निकलता नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? आप तो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है अनुराग भदौरिया जी। आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है। मुझे तो हाथरस की बेटी का दर्द भी दिखा तो मुझे आरजीकर का भी दिखा, लेकिन अफसोस है आपको सिर्फ हाथरस का दिखा, आरजीकर का नहीं दिखा। रही बात आपके सवाल की, तो जवाब अजय आलोक जी वो कह रहे हैं आपकी नीयत में खोट है। हिंदू सशक्त है लेकिन आप दिखाते हैं कि हिंदू पीड़ित है। रुक जाए अनुराग जी, रुक जाए, बोले अजय आलोक जी। देखिए, हालांकि आज तो अनुराग भदौरिया की बात इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप अनुराग भदौरिया जी कि मैं आपसे लड़ूं। एक सेकंड अजय जी, मैं जरा उनकी गलतफहमी डाउन कर दूं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे लड़ूं। आप गलत बात करते हैं तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ, जो आपको लड़ना लगता है। अब आवाज डाउन उनकी, बोले अजय आलोक जी। देखिए प्राची जी, ये आज की तारीख में इतने प्रासंगिक नहीं है अनुराग भदौरिया कि आज उनकी बातों का उत्तर दूं, क्योंकि मामला बंगाल से है, वहां पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
लेकिन हाँ, जब ये बात करते हैं हाथरस की, उन्नाव की, इसकी, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं को ये भूल जाते हैं। देखा ही नहीं जहां मास जिनोसाइड हुआ कश्मीर में। ये कहराना उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, ये संभल भूल जाते हैं, ये सहारनपुर भूल जाते हैं, नहीं याद आता है। सहारनपुर के दंगे भूल जाते हैं, इनको नहीं याद आता है, क्योंकि वहां पर इनको मुसलमान बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, एक बात तो मैं मानता हूँ एहताल अपने टीएमसी के मित्र की, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया ममता बनर्जी ने। अरे बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, 1.25 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या लाके बसा दिए, जो अब SIR के कारण भाग रहे हैं। इससे बड़ा काम तो देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा भाई साहब। तारीफ के काबिल हैं आप। आपका एक मंत्री कहता है कि 30% और जोड़ के बांग्लादेश को मिला के एक नया देश बना सकते हैं। तारीफ के काबिल हैं आप। आपके फिरौद हकीम कहते हैं ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, प्रिंसेप घाट से अपने एरिया को दिखाते हुए, ये मेरा मिनी पाकिस्तान है। तारीफ के काबिल है आप। तारीफ के काबिल है टीएमसी, कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब घुसपैठियों पर आंकड़े लाते हैं ना अजय आलोक जी, 5 मई से एक कट मनी, कट करप्शन मनी का जब आप हिसाब है। घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं, आवाज सबकी डाउन रखिए। एक सेकंड रत्नेश आलोक जी, मैं जरा सवाल कर लूं। अजय आलोक जी, जब आप घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं तो ये विपक्ष फिर आपसे ये पूछता है कि आंकड़े लाए कहां से, और आंकड़े आपके पास हैं, आपको पता है घुसपैठी हैं, तो बाहर क्यों नहीं करते हैं फिर आप लोग? बाहर तो एक मिनट प्राची जी, आपके कैमरा ने, अब तमाम चैनल्स के कैमरा ने पिछले 6 महीना में पश्चिम बंगाल की सारी सरहदी सीमाओं का आकलन करके दिखाया है कि लोग कैसे वापस पश्चिम बंगाल से बंगाल भागने शुरू कर दिए बांग्लादेश। जो बचे खुचे हैं सरकार बनने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम होता है। पुलिस एक जिले में, 23 जिले हैं बंगाल में, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करके डिटेक्ट और डिलीट वोटर लिस्ट से कर चुके हैं, डिपोर्ट भी करेंगे। और जो ये आप लोग संरक्षण देते हैं ना, क्लब वाले, प्रोटेक्शन मनी लेके, आधार कार्ड बनाने वाले कट मनी लेके, ठीक, इन सब की खैर नहीं है। प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं सरेंडर कर दो, ठीक है, 21-22 तक। मोमिता जी, आप तो पश्चिम बंगाल में ही रहती हैं, आप मुझे बताएं कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बन गया है? भदौरिया जी के लिए कह दूं, जी बोले जल्दी। बंगाल में अभी 2 मुद्दे में बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं। एक तो है हिंदू मुस्लिम इशू। एक सेकंड मोमिता जी, बस 10 सेकंड दे रही हूँ अजय आलोक जी को, फिर आ रही हूँ। बोले, जल्दी से बोलेंगे अजय आलोक जी। भदौरिया जी के लिए एक शब्द बत कह देता हूं कि देश का हिंदू को छोड़ दीजिए, देश की मुसलमान महिलाएं भी आप पे थूकेंगी नहीं, क्योंकि कल जो आरक्षण बिल आपने महिलाओं के साथ जो काम किया है ना, मुसलमान महिलाएं भी थूकेंगी नहीं आप पे। हिंदुओं की तो बात ही जाने दीजिए। बोले मोमिता जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम इश्यूज तो डेफिनेटली है, और एक है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो यंग जनरेशन वो लोग सवाल उठाते हैं कि जब भारत में टोटल टैक्स की जो मनी आता है उसमें तो टैक्स मनी से 59% सरकार अपने पास रख लेती है और बाकी 41% हर स्टेट में बांट देते हैं। तो अब बात है कि बंगाल अभी 4th हाईएस्ट पेइंग टैक्स स्टेट में पड़ते हैं, तो उसमें 7.6 बंगाल को दिया जाता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है? ममता बनर्जी दिन रात चिल्लाती है हमारे पास पैसा नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए क्या करें, हमारे पास इतने ज्यादा अभी हम लोन ले चुके हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। लोग हिसाब मांगते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो ये हक साहब को मैं पूछना चाहूंगी मेरे बोलने के बाद, तो ये कैसे हो सकता है भैया, जब वेस्ट बंगाल को 4th रैंक दिया जाता है तो वो पैसा का हिसाब नहीं दे सकता? और दूसरी बात, एक छोटी 10 सेकंड में मैं बताना चाहूंगी, जब 2008 में 26/11 हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी सेंट्रल में, कासब को तुकाराम ओमले ने अगर नहीं पकड़ लेते तो उसके हाथ में जो लाल धागा बांधा हुआ था वो देखकर कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया गया था कि ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया था। अगर तुकाराम ओमले अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस ना करके उनको पकड़ लेते तो ये आज तक शायद ये होता कि भाजपा और आरएसएस के ऊपर ये चलिए ठीक है, अब तो 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, देखना है जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।